ओके, सो एक जो जनरल सा ऑब्जर्वेशन है जो सभी के लिए दिखा, सभी के लिए तो नहीं, कुछ बच्चों के लिए, कि अभी भी आप जो भी होमवर्क, होम असाइनमेंट या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी चीजें बोलने को की जा रही हैं, आप उसको काम की तरह कर रहे हो। ठीक है, काम की तरह की, लाइक अगर किसी ने बोला कि सो एंड सो फॉर्मूले की एक शीट बना करके या टेबल बना करके स्टिक कर लो कहीं पर, तो आपको लग रहा है कि वो काम दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर उसको काम की तरह लेके चलोगे तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, और बहुत सारे लोग उसको काम की तरह लेके चल रहे हैं, ऑलरेडी दिख रहा है ये चीज। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहते हो तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने काम खत्म किया, मैंने काम दिया, तो मेरे पार्ट से, मेरे एंड से तो चीजें खत्म हो गई। ठीक है, अब आप उस चीज को कितने इंटरेस्ट लेके कर रहे हो या कितना आपके लिए इफेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज कि जिस तरह से आप क्लासेस, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जिस तरह से क्लासेस स्किप कर रहे हैं, मुझे डर है कि अगले आने वाले 3 4 5 क्लासेस के बाद वो ब्लैंक होने वाले हैं। ठीक है, और ये चीज़ होगी, सच्चाई है। मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे पढ़ाई हो रही है, और वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है भी नहीं। मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है आप इधर कैसे पढ़ाई कर रहे हो। और धीरे धीरे मुझे दिखने लग गया है कि गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी है, काफी ज्यादा गड़बड़ होनी शुरू हो चुकी है। आप कुछ हद तक, आप में से कुछ लोग खुद का लेवल समझ चुके हो, अगर समझदार हो तो वो अच्छी चीज भी हो सकती है, और वो बुरी चीज भी हो सकती है, जिसको जो अपना खुद खुद ही इसी समय जिसने डिसीजन ले लिया है कि वो क्या कर सकता है या किस लायक है या उसके पोटेंशियल कहाँ पर है, कहाँ तक जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जितने भी असाइनमेंट्स बनेंगे इसके बाद, एटलीस्ट मैथ्स में, except from module में भी, I shall ask you not to attempt few of the questions from module, obviously level 3 के कुछ questions होंगे, सभी को नहीं करने हैं, और वो केवल आपके इंटरेस्ट के ऊपर आ रही है चीजें, अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर आ रही है, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, इट वाज डिसअपॉइंटिंग टू सी, बहुत सारे लोगों ने जिस तरह लास्ट 1 2 वीक में चीजें दी गई और जिस तरह चीजें अटेम्प्ट की, तो ठीक है, अगर इसी तरह कंटिन्यू कर रहे हैं तो चलेगा। आई एम स्टिल आई एम स्टिल बीइंग डिसअपॉइंटेड। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे कितनी चीजें आती हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जब जेई मेंस दोगे तो आप खुद के लिए जेई मेंस देने वाले हो। ठीक है, या आप कोई भी एग्जाम खुद के लिए अटेम्प्ट करने वाले हो, तो मुझे जितना आता है मुझे उतना ही आते रहेगा। मेरी नॉलेज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगी। जिस तरह से आप पढ़ रहे हो उस तरह से आपकी नॉलेज, जो इफेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, उतने इम्पार्ट नहीं हो पा रही है। सो सप्लाई चेन जो भी कर्व है, जो भी सप्लाई चेन है, उसमें गड़बड़ है आपकी तरफ से, तो थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करो। वही जो ऑप्शनल असाइनमेंट है, फिर से अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ऑब्वियसली लग सकता है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसके पहले दूसरे बच्चों के लिए कितनी क्लासेस होती थी। तो ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस ज़्यादा लग रही हैं, आप स्किप करो क्लासेस। आई कैन नॉट गारंटी कि ऑन द सेम डे आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो। इफ अदर टीचर्स आर गारंटिंग, अच्छी बात है। मेरे लिए इट विल बी डिफिकल्ट सेम डे वीडियो अपलोड करना, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है यहाँ पर। ओके, सो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से कवर कर पाओगे उसको, बट हाँ, बॉल इज इन योर कोर्ट, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक जनरल व्यू है। ओके, सो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन फॉर द वीक से। कुछ लोगों ने ट्राई किया है, अच्छा, तो जो पहला क्वेश्चन था, आई शो यू हाउ। मुझे एक बच्चे ने उसका सॉल्यूशन सेंड किया है। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या था ये देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन वाज, हाँ, ओके, ठीक है, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा था, इफ एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो दैट नहीं, so that the ratio of tangents of these parts is lambda,
if difference between these parts is x, then sin x upon sin of alpha is equals to, okay. So अथर्व has sent me the solution. मैं अथर्व का सॉल्यूशन अभी प्रोजेक्ट करता हूं. आई गेस कुछ लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है. ओके, सो अथर्व ने जो सॉल्यूशन भेजा है वो बिल्कुल सही है, ऑल्दो इज नॉट अटेंडिंग टुडेज क्लास. सॉल्यूशन इज, ओके, let us check how Atharv has attempted. Okay, guess this is more or less sufficient. हाँ, ठीक है. So okay, okay. देखो तो क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो दोनों पार्ट्स का नाम ले लिया उसने एक पार्ट का नाम दिया ए, दूसरा वाला पार्ट बोला बी. ओके, सो इफ अल्फा इज बीइंग डिवाइडेड, सम ऑफ दीज पार्ट्स विल बी अल्फा इटसेल्फ. ठीक है, ये वाली चीज करेक्ट है भाई, दोनों पार्ट्स का सम अल्फा है. अब जो दूसरी लाइन बोल रही है इफ डिफरेंस बिटवीन दीज पार्ट्स इज एक्स, तो उन्हीं दोनों पार्ट्स का डिफरेंस ए माइनस बी की वैल्यू एक्स के बराबर ले ली. अच्छा भाई, और मैंने बोला था कि यहां पर रेशियो ऑफ टेंजेंट्स का मतलब है tan ऑफ थीटा, tan ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल थीटा, उनका रेशियो. सो रेशियो ऑफ टेंजेंट्स हो जाएगा tan ऑफ द फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय tan ऑफ द सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट वाज a, सेकंड पार्ट वाज b. तो क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो ऑफ टेंजेंट्स ऑफ दीज पार्ट्स इज लैम्डा. अच्छा भाई, इनका जो रेशियो है लैम्डा हो गया, तो इसके बाद साइन x अपॉन साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू चाहिए. अच्छा भाई, देखो यहां से क्या किया अथर्व ने क्या किया, tan ऑफ ए को रेशियो के फॉर्म में, साइन और कोसाइन के रेशियो के फॉर्म में लिख दिया. उसने लिखा साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ ए, और tan ऑफ बी को जब साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ बी लिखा तो कोसाइन ऑफ बी चला गया न्यूमरेटर में. अच्छा भाई, तो यहां से मुझे मिल गया साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी. ठीक है, साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बी. इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है. ओके, अब देखो जिस चीज की वैल्यू चाहिए थी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, एक्स क्या है भाई, डिफरेंस. एक्स क्या था, डिफरेंस ऑफ दीज पार्ट्स. अल्फा था सम ऑफ दीज पार्ट्स, तो एक्स था डिफरेंस, अल्फा था सम. तो साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज बीइंग इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए प्लस बी. और उसके बाद सिंपली अथर्व ने क्या किया, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. और वैसे ही साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, और अब समय आ गया था सब्स्टिट्यूशन का. तो जो साइन ए कॉस बी की वैल्यू है वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बी. तो यहां पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी. अब ये जो कॉस ए साइन बी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा. तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन. ओके, तो शायद कुछ लोग पहुंचे हैं इस वाले आंसर तक. लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा प्लस वन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. सभी को चमका भाई, सभी ने नोट कर लिया. Okay, since you are not replying, I take it as you have done it. Next one is question number 2. Okay, question number 2 बोला था, क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है 1-2 स्टेप का हो, तो शायद कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 2. I request all of you to not call any of the teachers, or if you're calling other teachers, मुझे कॉल मत किया करो. अगर आपको क्लास नहीं करना है, उस दिन क्लास नहीं कर रहे हो, सही है. So पता नहीं why you call in between the class to tell that sir I am not attending the class. Okay. Okay, fine. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई. इस वाले चीज में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं. तो चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने ट्राई किया क्या भाई?
क्वेश्चन नंबर 2, किसी महारथी ने थोड़ा बहुत भी ट्राई किया क्या? सर ट्राई किया लेकिन यस आंसर सर। नहीं आया सर। कैसे ट्राई किया था मैं? सर न्यूमरेटर को पहले सर सम ऑफ किया सर, पहले cos 6x दिया है तो cos 3x प्लस 3x ऐसा बाइफरकेट करके ट्राई किया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो देखो, हिंट छुपा हुआ था, हिंट छुपा हुआ था। देखो, इतने बड़े न्यूमरेटर और इतने बड़े डिनोमिनेटर से एक सिंगल टर्म बनता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। 3 ऑप्शन में एक सिंगल टर्म है, एक ऑप्शन में टर्म्स टूट गए हैं, ठीक है। तो आपका जो हिंट था उसमें यही था कि आपको कोशिश करना है अपने डिनोमिनेटर को भी छोटा करने का और न्यूमरेटर को भी छोटा करने का। अच्छा भाई, अब डिनोमिनेटर में आपकी नजर गई कि यहां पर है 5x। फिर आपने सोचा कि ये 5x किस तरह से मिल सकता है। न्यूमरेटर में क्या कहीं मुझे 5x दिख रहा है? हाँ भाई, न्यूमरेटर में ये 6x और ये 4x मिलके शायद ये 5x दे दें, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे ट्रायल्स के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे होगे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे होगे कि इसको तो लिखना है cos of 6x, और क्योंकि cos 6x अकेला है, उससे एक 5x चाहिए, तो मैं उसको एक सिंगल cos of 4x दे देता हूं, सिंगल cos of 4x दे देता हूं, ठीक है। ये दोनों मिलके एक cos 5x देंगे और एक cos x देंगे, क्योंकि cos c प्लस cos d होता है cos of c प्लस d बाई 2 cos of c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ओके फाइन, ठीक है। अब इससे मैंने एक cos of 4x तो ले लिया, इसके पास बचा 5 टाइम्स ऑफ cos of 4x प्लस 15 टाइम्स ऑफ cos of 2x प्लस 10। अभी मैं केवल न्यूमरेटर लेके चल रहा हूं, केवल न्यूमरेटर लेके चल रहा हूं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अच्छा भाई, ठीक है। अब मेरी नजर गई फिर से डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में cos of 3x है और मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं 3x भी क्रिएट कर सकता हूं। 3x क्रिएट करने के लिए कौन से दो टर्म्स को यूज करना पड़ेगा भाई? cos 4x और cos 2x। 4x और 2x को, 4x और 2x को। अच्छा, ये वाली चीज दिमाग में तो आ रही है, पर फिर मैंने देखा कि नहीं भाई, यहां पर cos 3x के साथ में एक कोफिशिएंट भी है, 5 ऐसा कोफिशिएंट भी है। अब ऊपर में इसके पास तो 5 है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 15 है। तो फिर से डिवाइड एंड रूल करेंगे भाई। यहां पर है न्यूमरेटर कुछ ऐसा, ये है कोसाइन ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस 5 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4x। इसका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर दूसरे वाले का जरूर बिगाड़ेंगे। दूसरे वाले को तोड़ देंगे और लिखेंगे 5 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ 2x प्लस 10 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ 2x प्लस 10, ऐसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि न्यूमरेटर के बारे में हमने सोचा, डिनोमिनेटर के बारे में अभी नहीं सोचा है, पर शायद डिनोमिनेटर के टर्म्स हम क्रिएट करने वाले हैं यहां से। तो न्यूमरेटर को ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा भाई, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस d बाई 2 दैट इज 5x एंड c माइनस d बाई 2 दैट इज cos ऑफ x। पहले दोनों को टर्म्स को लेके, इन दोनों टर्म्स को लेके सीडी रूल यूज किया, फिर वैसे ही इन दोनों टर्म्स को लेके सीडी रूल यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ cos of c plus d by 2 that is cos of 3x and cos of c minus d by 2 that is cos of x। फिर से cos of x, cos of x, cos of x दो बार क्रिएट हो गए। जब cos of x दो बार क्रिएट होंगे ना आपके सॉल्यूशन में, तो आपको चमक जाएगा कि अरे देखो, तो डिनोमिनेटर के कुछ पार्ट्स तो हमने क्रिएट कर लिए हैं। डिनोमिनेटर अरे एक सेकेंड, ओके हाँ, डिनोमिनेटर में जो cos of 5x है, ये जो cos of 5x है, उसका cos of 5x क्रिएट करने के साथ साथ मैं cos of x भी क्रिएट कर रहा हूं, और डिनोमिनेटर का cos of 3x क्रिएट करने के बाद विथ अ 5 cos of 3x क्रिएट करने के बाद फिर से साथ में cos x मिल रहा है। तो हिंट मिल जानी चाहिए कि भैया डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं प्रकट होने वाला है न्यूमरेटर में। तो मुझे न्यूमरेटर में एक और cos of x चाहिए तीसरे वाले टर्म में,
जिससे मैं आसानी से cos ऑफ x कॉमन ले लूं, आसानी से cos ऑफ x कॉमन ले लूं, और ठीक है, आसानी से cos ऑफ x कॉमन ले लूं, और उसके बाद देखो तो यहां पर जब मैं 10 कॉमन लेता हूं, 10 कॉमन लेता हूं तो मुझे अंदर मिलता है cos ऑफ 2x प्लस 1। अब cos ऑफ 2x प्लस 1 से मुझे cos ऑफ x चाहिए, cos ऑफ 2x प्लस 1 से मुझे cos ऑफ x चाहिए। क्या करना पड़ेगा भाई? cos ऑफ 2x से cos ऑफ x तक जाने के लिए कोई तरीका? cos square x minus 1. cos Square x. 2 cos square x minus 1. हाँ, 2 cos square x minus 1। हमें केवल ये सोचना है कि उस प्लस 1 को कैसे कैंसिल करें। तो cos 2x के एक फॉर्मूले में वो जड़ी बूटी है भाई, जिससे वो cos ऑफ x वाला cos ऑफ 2x के साथ जो प्लस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x प्लस 5 times of 2 times of cos of 3x multiplied by cos of x plus 10 times of cos 2x plus 1 को लिख रहा हूं 2 cos squared x minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी भी न्यूमरेटर से ही खेल रहे हैं भाई। फिर बनेगा 2 times of cos of 5x multiplied by cos of x plus 5 times of 2 times of cos of 3x multiplied by cos of x plus 10 times of 2 times of cos squared x। ऐसा कुछ बन गया। अब फिर से देखा हमने नीचे, ये वाले स्टेप करने के बाद हमने फिर से नीचे मुड़ के देखा, नीचे मुड़ के नहीं देखते, नीचे देखते हैं। नीचे देखा तो देखा अरे 10 5 10 5 और 1 जैसा कुछ फॉर्म दिख रहा है। क्या मैं अपने न्यूमरेटर से 2 cos ऑफ x कॉमन ले लूं तो डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाएगा। देखो तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x कॉमन ले रहे। कैसे पता चला? ये राज की बात कैसे पता चली भाई? तो मैंने देखा पहले वाले टर्म में अकेला कौन चाहिए भाई? किसको अकेला करना है? cos ऑफ 5x को बिल्कुल अकेला कर दिया, cos ऑफ 5x को बिल्कुल अकेला कर दिया। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x कॉमन ले लिया। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x कॉमन ले लिया तो यहां पर बच गया cos ऑफ 5x, और दूसरे वाले टर्म में जब 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x कॉमन ले लिया तो बच गया 5 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3x, और तीसरे वाले टर्म में जब 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x कॉमन ले लिया तो बच गया 10 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x। ऐसा कुछ, ठीक है। और यही चीज तो मेरा डिनोमिनेटर है, यही चीज तो मेरे डिनोमिनेटर में भी है। तो ये था मेरा न्यूमरेटर और यही है मेरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में ये सारी चीजें थी और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो सेकंड वाला फॉर्म है वो पूरा डिनोमिनेटर में है, cos ऑफ 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 3x प्लस 10 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x, ये वाला फॉर्म। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ x। ठीक है, चलो भाई, काफी लोगों ने ट्राई किया, शायद कुछ कुछ सही किया होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर नहीं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे अब। अभी तक हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, हम नहीं उसके पहले हमने मैंने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क में कोई क्वेश्चन डाउट में है तो पूछ लो भाई। 3.2 का होमवर्क एक्सरसाइज और 3.3 का इन क्लास एक्सरसाइज, इनमें कोई क्वेश्चन डाउट में है क्या? क्वेश्चंस डाउट में है क्या? तो फोर्थ वन है। फोर्थ वन पहले शुरू करते हैं 3.2 के इन क्लास एक्सरसाइज से। 3.2 के इन क्लास एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन डाउट में है? 3.2 के इन क्लास एक्सरसाइज में नहीं, 3.2 का होमवर्क एक्सरसाइज में कौन सा दिया था? हाँ, 3.2 का होमवर्क एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन डाउट में है? सर 5th और 7th। 5th वन और सर 5th 7th वन, ठीक है। 5th वन का दोनों पार्ट क्या? फर्स्ट पार्ट सर फर्स्ट पार्ट डाउट में, ठीक है। ओके सर फोर्थली। ओके, so I shall start with question number 4. Okay, I shall start with question number 2 then. Okay, ठीक है।
टेल मी किसके किसके डाउट्स हैं? क्वेश्चन नंबर 2 किसका डाउट है भाई? समाइन। क्या बेटा? सर मेरा डाउट है। आप कौन है? सर तनया। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपका डाउट है। देन क्वेश्चन नंबर देन यू आर सेइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसका डाउट है? मेरा सर। किसका मतलब? आप अपना नाम निश्चित। बोलो ना। मैं निश्चित। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट है? अवधूत। क्वेश्चन नंबर 5 अनिरुद्ध का भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट या एक पार्ट? सर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 7th वन सर। 7th वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलो, इतने ही क्वेश्चंस डाउट्स में थे भाई। ये तो था आईसी नहीं, ये था होमवर्क एक्सरसाइज 3.2। ओके, और मुझे बताओ तो आईसी 3.3 में कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट्स में है? फोर्थ वन है डाउट में। एक कहाँ गया? फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 3.3, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई। अच्छा ऐसा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। तनाया बेटा, पाई बाय 3 मतलब कितने डिग्री का एंगल? सर क्या हो बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर मुझे 6th और 8th में भी डाउट है। 6th और 8th यहीं पर लिख लेता हूं भाई। 5 के बाद 6 के बाद 7 भी था और 8 भी था डाउट में। ओके ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 तना बेटा, पाई बाय 3 और पाई बाय 6 कितने कितने डिग्री के एंगल्स होते हैं? सर 180 एंड ठीक है चलो, कोई बात नहीं। चलो अच्छा भाई, तो इसकी वैल्यू चाहिए। और कैसे करेंगे भाई? कैसे शुरुआत की भाई आप लोगों ने? कैसे किया? सानिका कैसे किया बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? So I took 2 cos pi by 2 minus theta minus pi by 3 complementary. अच्छा, आपने RHS में cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 को 90 माइनस थीटा साइन Left hand side. अच्छा, आपने लिखा इसको 2 cos। अच्छा, जो थीटा प्लस पाई बाय 3 है, क्योंकि साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, तो आपने कुछ ऐसा लिखा। इसको लिखा आपने पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ थीटा माइनस पाई अपॉन 6। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद क्या किया भाई? इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व किया होगा। इसको लिखा होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ, हाँ भाई, ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 बन गया होगा पाई बाय 6, तो हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6। अच्छा, फिर क्या किया? सानिका अनम्यूट कर ले। हाँ Yes, sir. 2 cos theta minus pi by 6 is equals to cos theta minus pi by 6. I changed the sign. माइनस किया क्या? अच्छा, दोनों को सेम कर दिया, क्योंकि cos माइनस ऑफ थीटा होता है cos थीटा। अच्छा भाई, सो आपने इसको लिखा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6। अब ये कैसे हुआ भाई? काफी सारे लोग हैरान हो गए होंगे कि ये वाली चीज कैसे हुई।
सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। रीजन ये है कि कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर। ठीक है, चलो फिर क्या किया? So cos theta minus pi by 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लाया। हाँ, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो देखो, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कद्दू है, यहाँ पर कद्दू है, तो 2 टाइम्स ऑफ कद्दू इज इक्वल टू कद्दू, कद्दू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6। थीटा माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई 0। अच्छा भाई, फिर क्या हुआ? थीटा माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू पाई बाय 2 बिकॉज 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। चलो भाई, थीटा माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। ओके, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3। ओके, थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3। ये केवल ऐड किया है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। ओके, 120 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है भाई? टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ 2 पाई बाय 3। अच्छा, टेंजेंट ऑफ 2 पाई बाय 3 का मतलब टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री। तो बेटर क्या है, मैं तो इसको ऐसे ही लिख लूं, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, और tan 90 प्लस थीटा में सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर गए। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया सामने। tan पे खेलेगा या cot पे खेलेगा? पाई बाय 2 के साथ cot पे खेलेगा, cot पे खेलेगा पाई बाय 6। और cot ऑफ पाई बाय 6 क्या होता है? जो tan ऑफ पाई बाय 3 होता है। tan ऑफ पाई बाय 3 क्या होता है? √3 होता है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ √3। ठीक है, किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में भाई? कोई डाउट किसी स्टेप में? चमक गया क्या? यस सर। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई। कोई दूसरा तरीका? किसी ने किसी दूसरे तरह से दिमाग लगाया? हाँ, कैसे किया था अब्दुल? सर LHS में से 2 बाहर लिया सर, मतलब कॉमन लिया 2। हाँ, और sin x प्लस y का फॉर्मूला लगाया। हाँ सर और फिर RHS के साथ इक्वेट किया सर, वो वैल्यू अच्छा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ठीक है, चल। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं हम अपने सफर की, धीरे धीरे हौले हौले से। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़े लगने लग जाते हैं भाई। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। ठीक है, ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिसमें मैंने बोला था कि अगर एग्जाम में याद नहीं रहेंगे तो क्या उड़ जाएंगे भाई? तोते उड़ जाएंगे। अगर एग्जाम में याद नहीं रहेंगे तो कहां से शुरुआत की आपने लिखा इसको cos a माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब ऊपर में खूबसूरत सा फॉर्मूला बताया था, cos a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय cos a प्लस बी। फॉर्मूला नंबर कौन सा है भाई? जल्दी से बता दो सुध्यान, सभी को बता था फॉर्मूला नंबर कौन सा है? सर नंबर बतानी है। नंबर नहीं लिखा गया? अरे इतने अच्छे से नंबर लिखवाया था। चल कोई बात नहीं, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बताया था क्या? यस सर। एक बार फिर से चेक कर लो, नीचे में देखो, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी तो पक्का यही बताया था। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे वाला फॉर्मूला तो एग्जैक्टली यही बताया था। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला देखो तो b या a के फॉर्म में मैंने डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला दे दिया था या दूसरा वाला दिया था? स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, नहीं, cos में नहीं आया होगा स्क्वायर बेटा। a माइनस sin स्क्वायर b। हाँ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बता दिया था। ठीक है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कोई बात नहीं भाई, इधर में तो cos स्क्वायर b पे खेल रहा है, साइन स्क्वायर a पे खेल रहा है, मतलब cos स्क्वायर a को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को लिख दें 1 माइनस
कॉस स्क्वायर बी, नीचे वाला बिल्कुल सेम है, नीचे वाला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा भाई बस पलट दो, फिर बाजी पलट गए, बी पहले आ गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और नीचे में बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है भाई, चमका क्या, याद रखने फॉर्मूले सभी, फॉर्मूलों का ही खेल है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। अच्छा 4 के बाद 5th पे आ जाते हैं, 5th पे आ जाते हैं भाई। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, कितने बढ़िया तरीके से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के आप सभी को बोला था कि उसके ट्रांसफॉर्मेशंस बना लो भाई। ठीक है, और ये उन्हीं में से एक ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का खेल कैसे है, तो पहले बात करेंगे इसके डोमेन की और उसके बाद बात करेंगे इसके रेंज की। ठीक है, तो देखो डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की बात करेंगे तो ये हर जगह डिफाइन है। ठीक है, हर जगह डिफाइन है एक्सेप्ट जब टैन के अंदर जो मसाला डाल रहे हो ना भाई, ये वाला मसाला क्या ना हो, x माइनस पाई बाय 4 क्या नहीं होना चाहिए भाई, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। हाँ, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो हमें जब डोमेन की बात होती है ना, तो टैन के अंदर के मसाले की बात नहीं होती है भाई, केवल x की बात होती है। ठीक है, x होता है मेरा डोमेन, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, या फिर x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में ले सकते हो आंसर, या तो ऊपर वाला दिया होगा आंसर या तो नीचे वाला दिया होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए भाई, संसार की जितनी भी रियल वैल्यू होती है वो सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, ये वाली वैल्यू जहां पर n एक इंटीग्रल वैल्यू लेता है, ये वैल्यूज नहीं ले सकता है। ठीक है, तो काफी आसान ये था। ये थी कहानी किसकी भाई, x की वैल्यू क्या बताती है, डोमेन बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रेंज की। अच्छा, अब आप खुद से सोचो कि सभी को डोमेन समझ में आया भाई, डोमेन का खेल समझ में आ गया, अंदर वाला मसाला देखो, लेकिन मसाले में केवल x का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज की। अरे रेंज में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बेचारे टैन को। रेंज में हम मोस्टली क्या करते हैं, देखते हैं। देखो रेंज में हम मोस्टली क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि जब मैंने पुराने वाले tan ऑफ x का ग्राफ याद किया, तो पुराने वाले tan ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ठीक है, मतलब ऐसे ढेर सारे सांप आते थे। ठीक है, हमें तो एक ही सांप की जरूरत है। सर आपने cot ऑफ x का किया है क्या? अरे सॉरी, tan ऑफ x 0 से। जब मैं tan ऑफ x के ग्राफ की बात करूंगा तो मुझे तो केवल एक ही सांप की जरूरत है। अच्छा, एक ही सांप की जरूरत है, उससे भी मैं रेंज बता सकता हूं ना भाई, एक ही सांप से भी। अरे रेंज का मतलब y पे कितना खेल रहा है, तो ये तो इधर पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी इधर नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी तक जा रहा था, ये वाला पॉइंट होता था 0, ये वाला एसिम्पटोट होता था प्लस पाई बाय 2, ये वाला एसिम्पटोट होता था माइनस पाई बाय 2। अब देखो खेल क्या हुआ भाई, x क्या किया, x ने क्या किया, x हमेशा उल्टा खेलता है। जब आपने माइनस पाई बाय 4 किया तो जितने भी सांप थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में पाई बाय 4 आगे चले जाएंगे। ठीक है, यही तो खेल है भाई। ये वाला देखो, जो 0 वाला पॉइंट है वो पाई बाय 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत से हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स क्यों पढ़े हैं भाई, इसी दिन के लिए तो पढ़े हैं। कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो आप टैन का, आपने केवल उसके ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, ऐसा शिफ्ट कर दिया। जो नया वाला ग्राफ है अभी भी वो पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी पे जा रहा है ऊपर की तरफ, नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी पे जा रहा है नीचे की तरफ। मैंने बस ये बोला कि जब आपने किया माइनस पाई बाय 4,
x में जब आपने किया -π/4 तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन, वो आगे खिसका देगा भाई, आगे लगा देगा, थोड़ा सा ग्राफ आगे सरक जाएगा, यहां पर π/4 डिस्टेंस आगे चला जाएगा। जब सबट्रैक्ट करते हैं आगे जाता है, ऐड करते हैं पीछे चला जाता है, लेकिन ऊपर नीचे का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए रेंज सेम रहेगा। और रेंज क्या होता है tan of x का? रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, रेंज होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। चमका क्या? यस चमका Yes, दीक्षा? हाँ, काफी आसान है, काफी मजेदार चीज है भाई। एक पूरा चैप्टर है फंक्शंस 2 नाम का, पूरे का पूरा चैप्टर, पूरे का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, 24 नंबर का क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, यही ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद था 6th बिट आउट में था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन किया है हमने लास्ट सर क्लास एक में। डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर वहां पे +π/4 होता तब भी रेंज को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना कोई सर? फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अंदर के मसाले से tan का कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। अरे आप साइन कोसाइन में भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमें, ठीक है। ऐसा आप बोलो ना, Yes, sir. मैं आपसे बोलूं कि मैं बता तो साइन ऑफ x प्लस, हमें तेरी शादी कब हो रही है, मान ले तेरी शादी हो रही है 2030 में, ठीक है, तो 20th अगस्त 2030, ठीक है, ये अम्मे की शादी का डेट नोट कर लो भाई। कुछ भी ऐड करो, इसके रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो ना यार, रेंज कैसे चेंज होता है, जब बाहर में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो उसका एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे चेंज होता है, एम्पलीट्यूड ही तो रेंज बनता है, ठीक है। तो अंदर का मसाला कुछ भी करो, कितना भी ट्राई कर लो भाई, खाना का स्वाद चेंज नहीं होगा, इट डज नॉट चेंज द टेस्ट ऑफ द फूड, ठीक है। चमका क्या मैं? काफी मस्त चीज है। Yes, sir. मुस्कान, अमे की मुस्कान। अमे तो इनवाइटेड है मेरी शादी में, ठीक है, हम लोग दोनों साथ में करेंगे 2030, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप बोलोगे सर पुराने जमाने का क्वेश्चन है भाई, केवल रीमेक बना दिया है कूली नंबर 1 जैसा। तो मैं भी बोलूंगा हाँ भाई, पुराने जमाने का ही क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन का रीमेक बनता है तो क्वेश्चन और भी ज्यादा घटिया हो जाता है, जैसे मूवी घटिया थी, ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो। ओके, अब करना क्या है, वहां पर होता था tan A tan B tan C, यहां पर आ गया, अरे यहां पर 3x 2x x पे खेल रहा है, लेकिन कहानी तो कुछ कुछ वैसी ही है मेरे दोस्त। कहानी क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ 3x को क्या लिख दें, टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट, अरे मैं क्या 2x. लिख रहा हूं भाई, भांग पी के आया हूं। इसको पहले यहीं पर ब्रेक करते हैं, टेंजेंट ऑफ x प्लस 2x, ऐसा ब्रेक कर दिया। अच्छा भाई, अब tan ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x tan ऑफ y, अरे y भी लिख दिया मैंने, tan ऑफ 2x। बस अब तो करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बीच वाली चीज को भूल जाओ, मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो मुझे मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद टेंजेंट ऑफ 3x माइनस टेंजेंट ऑफ 3x टेंजेंट ऑफ 2x टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x, कुछ ऐसा, और दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट ऑफ 3x माइनस टेंजेंट ऑफ 2x माइनस टेंजेंट ऑफ x विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 3x टेंजेंट ऑफ 2x टेंजेंट ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज तो प्रूव करनी थी, एक छोटा सा फॉर्मूला भाई tan ऑफ x प्लस वाई का, उसी का खेल था, चमक गया होगा सभी को। आगे बढ़ जाते हैं, इस बार बिना पूछे आगे बढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा,
तो दिस इज इक्वल टू 0, कुछ चमक नहीं रहा, आपको याद आया? अरे हमें तो साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ बी माइनस सी के फॉर्मूले याद हैं, और अगर याद है तो डायरेक्ट खेलो भाई। साइन ए माइनस बी होता है साइन का ए कॉस का बी, फिर कॉस का ए साइन का बी, अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे वाला अभी भी है। देखो नीचे वाले को मैं अलग अलग तोड़ दे रहा हूं यहीं पर। ये है कॉस का ए कॉस का बी, और ये भी है कॉस का ए कॉस का बी। ठीक है, ये तो बात हुई ये पहले वाले प्रोफाइल की। ये वाले प्रोफाइल को मैंने कुछ ऐसा लिखा, दिस थिंग। अब दूसरे वाले प्रोफाइल की बात करते हैं। अच्छा भाई, दूसरे वाले प्रोफाइल के लिए ब्रेक करके लिखेंगे ऊपर वाले को साइन ऑफ बी कॉस ऑफ सी, साइन का बी कॉस का सी माइनस कॉस का बी साइन का सी, डिवाइडेड बाय कॉस बी कॉस सी, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी, यहां पर भी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी। अच्छा भाई, तीसरी वाली प्रोफाइल को भी देख लेते हैं भाई। तीसरी वाली प्रोफाइल में क्या आ रहा है? ये वाली प्रोफाइल को लिख रहा हूं मैं, प्लस के साथ साइन का सी कॉस का ए माइनस कॉस का सी साइन का ए, डिवाइडेड बाय अरे इतना बड़ा डिवीजन नहीं, अलग अलग तोड़ दिया है हमने उसे। अच्छा, सो सेपरेटिंग द न्यूमरेटर, ये बन जाएगा कॉस का सी कॉस का ए, और इधर भी कॉस का सी कॉस का ए। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों किया? अरे भैया ये जो साइन ए माइनस बी दिखता है ना, तो उसके बाद एक्सपेंशन मोस्ट जनरल रूल होता है, एक्सपेंशन ही मोस्ट जनरल रूल होता है। तो एक्सपैंड किया, अच्छा एक्सपैंड किया डिनोमिनेटर को तोड़ने के लिए, डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर को तोड़ा तो कुछ चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी भाई, काफी सारी चीजें कैंसिल होते हुए दिख गई होंगी आपको। ये भी कैंसिल हुआ, फिर इधर cos A कैंसिल हुआ, फिर इधर cos C कैंसिल हुआ, तो बच कौन सी चीजें रही है भाई? देख लेते हैं क्या बच रहा है इंप्लीकेशन के साथ। इंप्लीकेशन LHS के लिए, अच्छा तो ये दे देगा tan का A माइनस tan का B, दूसरा वाला देगा tan का B माइनस tan का C, तीसरा वाला देगा tan का C माइनस tan का A, और आप फिर मार काट करोगे भाई सभी के साथ तो सभी कट जाएंगे और शून्य बच जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी सभी नोट कर रहे हैं, काफी तेज रफ्तार से लोगों ने नोट किया है। ये हंस क्यों रही है, कुछ हंस क्यों रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद भी कोई डाउट है क्या? 8 भी है डाउट में भाई। अच्छा 8 का कौन सा पार्ट डाउट में भाई? भाइयों बहनों 8 का कौन सा पार्ट डाउट में है? ओके, सो 8 किसी का डाउट नहीं था, हमने गलती से लिख लिया था, कोई भूत ने आके बोला था। सर मुझे था। हाँ तो बोलो कौन सा पार्ट डाउट में? बता, सारे पार्ट्स डाउट में है क्या? सर मतलब वो 8th वन मुझे करने ही नहीं आया सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले लेते हैं सारे पार्ट्स ले लेते हैं भाई। आप बस मुझे इतना बताओ कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू x के लिए होगी या y के लिए होगी? जब मिनिमम या मैक्सिमम आ रही है वैल्यूज, तो रेंज पे खेलेंगे या डोमेन पे खेलेंगे? मिनिमम या मैक्सिमम की बात करेंगे तो रेंज पे खेलेंगे या डोमेन पे खेलेंगे भाई? अरे y तो लिख दिया है, तो और भी बड़ा हिंट मिल गया, बोलो तो बेटा। सर रेंज पे ही हो। रेंज पे खेलेंगे, बस रेंज पे खेलेंगे। अच्छा भाई, y की वैल्यूज होती हैं रेंज पे खेलेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर, देखो साइन ऑफ x की वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 से लेके +1 के बीच में। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू खोजोगे ना, तो ये नेगेटिव ऑफ 1 कभी नहीं आएगा, हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि जब आप नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू अब 0 होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर x की 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी
-1 से लेकर के 0 तक, ठीक है, -1 से लेकर के 0 तक। अच्छा भाई, पर यहाँ पर -sin² भी है, भी नहीं है यहाँ पर, तो उसमें +4 करना है, +4 करना है, +4 करना है, तो मेरा LHS हो जाएगा 3 < 4 - sin² < 4। अब ये जो इधर बैठा हुआ है ये दे देगा मिनिमम वैल्यू, इधर बैठा हुआ है ये दे देगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। पहला वाला हो गया भाई, पहला वाला हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। सो वी आर डन विद फर्स्ट, सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, जिसका डाउट था समझ में आया, पहला वाला कैसे किया। यस सर। हाँ, अब दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। तो मुझे पता है जैसे sin² होता है ना, sin² की एकदम पक्की वाली राखी बांधने वाली बहन है cos of x, ठीक है। तो cos of x का भी स्क्वायर हमेशा 0 से लेके 1 के बीच ही लाई करेगा, क्योंकि cos of x खुद भी -1 से +1 के बीच लाई करता है, और -1 से लेके +1 के बीच अगर आप किसी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगा। अच्छा, 0 से लेके 1 के बीच लाई करेगा, पर यहां पर यही वाली चीज की बात हो रही है क्या। अरे नहीं, डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, +2 भी बैठा हुआ है इसके साथ। तो पहले +2 क्रिएट करो, +2 क्रिएट करो, +2 क्रिएट करो, ठीक है। +2 क्रिएट किया तो 2 + cos² x की वैल्यू आ गई आपकी 2 से लेकर के 3 के बीच में। पर ऐसा भी नहीं है भाई, ये तो नीचे बैठे हुए हैं, हम तो अभी ऊपर पे खेल रहे हैं, तो इनको नीचे पहुंचा देंगे। और जैसे ही मैं इन्हें नीचे पहुंचाऊंगा, या सर बोल, तो नीचे पहुंचाने पे क्या हो जाएगा बेटा। या सर, रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा बेटा। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, थ्रू आउट सारे के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। और रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना है, 1/2 + cos² x तक पहुंचना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग घड़ी आ गई है, ओके। सर 1 ही लेंगे ना। हैं? अरे क्या बक रहे हो भाई, कुछ कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो। यस सर, क्या कहना चाहता है बेटा। श्रेयस, अरे छोड़ो यार श्रेयस को, तो श्रेयस का डाउट है ये, या सर तू उसकी मदद कर, तो उसका अच्छा दोस्त है। रेसिप्रोकल होने का तो उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, उल्टा हो जाएगा, यही वाली चीज तो सुनना चाहता था मैं तेरे मुख से। जब तू रेसिप्रोकल लेगा तो बाजी पलट जाएगी भाई, ये 2 + cos² x बन जाएगा। लेकिन अब ये जो इनइक्वालिटी है ये पलट जाएगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, 1/3 और 1/2 ऐसे खेलेगा। तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इधर, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इधर, ठीक है। चलो, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/3, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2। शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 तो देख के ही बता देंगे, अभी हम तुरंत देख के बता देंगे, क्योंकि उसके पीछे एक फॉर्मूला छुपा हुआ है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 1/3 से 1/2, 1/3 से 1/2। क्वेश्चन नंबर, जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, आपके मन में लड्डू फूटे। लड्डू इसलिए फूटे क्योंकि ये तो किसी चीज का फॉर्मूला है भाई, और ये जिस चीज का फॉर्मूला है उसको हम क्या बोलते हैं, cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि cos के अंदर तुम अगर कद्दू भी रखोगे ना cos के अंदर, तब भी उसका रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। cos और sin के रेंज का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कद्दू रखा, लेकिन cos ऑफ 2x का भी रेंज वही होगा जो cos ऑफ x का होता है, और रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज, और y की वैल्यू है cos ऑफ 2x के बराबर। तो ये अभी भी लाई करेगा -1 से लेके +1 के बीच में। तो मिनिमम है -1, मैक्सिमम है +1, ठीक है। अच्छा,
चमका ना भाई। Yes. Yes. हाँ, बस इतना ही चमकना Yes, चाहिए sir. था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। वी डन विद क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आपने शायद दूसरे वाले एक्सरसाइज में भी कुछ पूछा है। बाय द वे आज हम जितने लोगों को लीव करना वो लीव कर लेंगे, थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोनस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हाँ, बस डिस्कस करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं, मैं बहुत फास्ट चलूंगा उसमें। तो कुछ चीज़ें पढ़ानी है ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद ओके, एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाते हैं, चौथा और पांचवा प्रश्न एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 चौथे और पांचवे प्रश्न पे आ जाते हैं। ओ, तो ये बात है। अच्छा, समझ रही है स्वामिनी? समझ रही है क्या बात है? लोगों को किस चीज में डाउट No, हो रहा sir. है? नहीं समझ रही है? अच्छा, अभी समझ में आ जाएगा। ये बात है कि लोगों को डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने इसे एक्सपैंड नहीं किया। क्या ये sin 45 प्लस ए sin 45 माइनस ए, अरे इसके लिए तो हमने कोई फॉर्मूला भी पढ़ा था। sin a प्लस बी sin a माइनस बी, अरे इसके लिए कोई तो फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था So भाई? minus half cos of a plus b minus cos of a minus b. हाँ, नाइस, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। और कोई फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला जो बताया था? सर साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी। हाँ, इनका प्रोडक्ट। अरे अभी तो हमने कहीं पर देखा ऐसा फॉर्मूला? नहीं देखा क्या तुम लोगों ने? तुम लोगों ने गौर नहीं किया क्या? ये देखो तो भाई, ये साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किधर से आता है भाई? लिखाया हुआ है ये फॉर्मूला। अरे तो डायरेक्ट खेलना था भैया, डायरेक्ट खेलो। मुझे बताओ, मुझे तो नहीं पता कैसे करना, अब तुम बताओ। मैंने तो बता दिया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे भाई? क्या करें, मैं फॉर्मूला भी दिखाता हूं, तरुण बताएगा। तरुण काफी देर से शांत है। तरुण इज द न्यू शुभमन गिल। तरुण का डेब्यूटेंट है भाई आज। तरुण बोल तो बेटा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, जहां पर ए है मेरा 45 और बी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर बी है मेरा ए। ठीक है, ये है ए, ये है बी। तो फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूले के अनुसार क्या आ जाएगा यहां पर? सर पता नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना हाई प्रोफाइल हमें याद भी नहीं होता। ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे, किसी दूसरे तरह से करते हैं। कोई दूसरा मेथड, वो sin x प्लस y इंटू हाँ वो लगा दो। अगर इतना ही, अरे 45 डिग्री तो एक स्टैंडर्ड एंगल है ना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस 45, अरे 45 माइनस कॉस ए दैट इज कॉस 45 साइन बी दैट इज साइन ऑफ ए। अरे बीच में प्लस, पहले वाले में प्लस था और दूसरा वाला क्या आ जाएगा? फिर से देखो तो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा हो जाएगा। फिर आपका मन करेगा 1/√2 को कॉमन लेने का, लेकिन दो 1/√2 है, साथ में कॉमन आ जाएंगे तो हो जाएगा 1/2, और यहां पर बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया, ओम बता दो क्या आ जाएगा बेटा? ओम बोल तो बेटा, ये हो गया 1/2। ओम बोल तो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा? सर कॉस स्क्वायर ए हाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस कॉस ए इंटू साइन ए
सर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो बहुत अच्छे। तो ठीक है, ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। थोड़ा टफ था पर बहुत ही जल्दी किया हमने इसको। ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर्ड ए माइनस साइन स्क्वायर्ड ए। अच्छा भाई, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है भाई? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तेरे से नहीं पूछ रहा हूं, मुंह बंद कर तू। अरे आज शुभमन गिल की बैटिंग देखी क्या? किसी ने नहीं देखी? तुम लोग पढ़ रहे, तुम्हारी क्लास थी क्या किसी की? क्लास सर फिजिक्स क्लास। अरे यार कितना पढ़ते हो फिजिक्स। मधुरा बेटा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? पलट, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो। cos 2a कॉस ऑफ 2a। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दो भाई, दिस इज हाफ ऑफ कोसाइन ऑफ। अरे यही तो पूछा था भाई, यही तो मेरा आरएचएस था। ठीक है, तो चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बात हो रही है 1 प्लस, देखो भाई अभी मैं नहीं थीटा बाय 2 पे जाना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस प्लस फाइन और 1 माइनस कॉस प्लस साइन है, और आरएचएस में है थीटा बाय 2। तो हिंट मिल गया कि आपको जो खेलना है, आपको कहीं ना कहीं थीटा बाय 2 पे खेलना है। ठीक है, आपको खेलना है थीटा बाय 2 पे, तो इनको लेके जाना पड़ेगा थीटा बाय 2 तक। शिट, टोपी के अंदर ईयरफोन्स। 1 प्लस कॉस प्लस साइन एंड 1 माइनस कॉस प्लस साइन। ठीक है, तो थोड़ा सा चीटिंग किया मैंने, और मैंने इसको लिखा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ एंगल थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा प्लस साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, आप आरएचएस की तरफ मत देखो, बस आरएचएस के एंगल की तरफ देखो कि थीटा बाय 2 पे खेलना है। ठीक है भाई, तो थीटा बाय 2 पे खेलना है। मान लो आप सिडनी में खेल रहे हो, मेलबर्न में जाना है, तो थीटा बाय 2 पे जाना पड़ेगा ना भाई। थीटा बाय 2 पे दोनों को लेके जाओगे ना, अगर थीटा बाय 2 पे खेल रहे हो तो कॉस थीटा को भी लेके जाओ, साइन थीटा को भी लेके जाओ। अच्छा, अब आप चाह रहे हो, आपको ये पता है साइन थीटा तो थीटा बाय 2 पे कैसे जाएगा? साइन थीटा को थीटा बाय 2 पे ले जाने के लिए, अरे अवधूत बोल दे, निराश हो गया तू काफी। साइन थीटा को थीटा बाय 2 पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा 2 sin थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2। अच्छा, तो जो चीज ऊपर में कर रहे हैं, क्योंकि सभी को थीटा बाय 2 पे लेके जाना है, फाइनल आउटपुट थीटा बाय 2 के टर्म्स में ही है, तो ऊपर वाला साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बन जाएगा विद ट्वाइस, उसका ट्वाइस। नीचे वाला भी कुछ वैसे ही बन जाएगा, नीचे वाला भी बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा बाय 2 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बाय 2, कुछ ऐसा। अच्छा भाई, अब 1 प्लस कॉस थीटा अभी बताया था हिंट, जब भी 1 और कॉस थीटा दिखे उसके हाफ एंगल में जाना है, 2 थीटा से थीटा या थीटा से थीटा बाय 2 जाना है। तो सोचो कि ये 1 आपका दुश्मन है। 1 अगर दुश्मन है तो 1 को यहां से कैसे एलिमिनेट करें? यहां से एलिमिनेट करने के लिए cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है। यहां पर थीटा है, इसलिए यहां पर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। केवल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो आगे वाले 1 को खत्म कर सकें। दूसरे वाले में 1 माइनस है cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा है, 1 को कैंसिल करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ले लेंगे भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा ना भाई? अरे किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा? सेबेस्टियन वेटल, क्या नाम है उनका, इतना तेज तो नहीं चल रहा हूं ना मैं? चल, अच्छा भाई, ये वाले 1 को भी कैंसिल कर दिया। अब संसार में बचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, इधर में बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन, अरे इधर में प्लस था भाई, देखो ये इधर में प्लस था। एक सेकंड मैं रीचेक करता हूं। हाँ, प्लस था। ठीक है, मुझसे छूट गया था, मुझसे गलती हुई थी, यहां पर प्लस साइन होगा। ओके, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इंटू कोसाइन थीटा बाय 2। अच्छा भाई, अब कैंसिलेशन पे खेलना है, तो ऊपर वाले से, अरे 2 तो पहले ही कैंसिल कर लो, ऊपर वाले से आप बाहर ले सकते हो। अच्छा, जिससे पूछूंगा वो नहीं बोलेगा, सुज्ञान मत बोले। दैट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, अनिरुद्ध बोल,
ऊपर से कॉमन क्या ले ले अनिरुद्ध? हाँ तू बोल। चिन्मय मत बोल, ऊपर से क्या कॉमन ले ले? चिन्मय मत बोल बेटा, ऊपर से क्या कॉमन ले ले? अरे यार तुम तो एक बोल नहीं पाते हो यार, इतना बोलने के बाद भी कितना टाइम लगता है तुमको मुंह खोलने में। और जब भी बोलते हो तुम्हारे पीछे से कोई गाड़ी की आवाज आती है। पता नहीं रोडे पे बैठे हो क्या? क्या कर रहे हो यार? पान वान खा रहे हो क्या? पान खाना बुरी बात है भाई। अरे बोल भाई, अनिरुद्ध तू ही बोल दे यार, चिन्मय नहीं बोल रहा। अनिरुद्ध तू बोल दे। सर कॉस को कॉमन लेंगे। हाँ cos थीटा बाय 2 कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो इधर से आ गया cos ऑफ थीटा बाय 2 कॉमन, अंदर में बचा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। वैसे ही नीचे से अनिरुद्ध बोल, तो नीचे से क्या ले ले कॉमन? सर साइन थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 2, बिल्कुल सही। फिर से अंदर में बचा cos, अरे हाँ जैसा तुम बोल रहे हो वैसा लिख लेता हूं भाई, मैं लिख लेता हूं इसको। अरे हाँ मैं इसको लिख लेता हूं, साइन थीटा बाय 2 प्लस कोसाइन थीटा बाय 2 कॉमन ले लिया। आप बोलोगे सर ऊपर वाला नीचे वाला सेम पिंच खेल रहा है। कोसाइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2। सबसे कठिन प्रश्न, सबसे कठिन प्रश्न। श्रेयस बोल तो बेटा, cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 क्या होता है? श्रेयस बोल बेटा। श्रेयस बोल। सर वही सोच रहा हूँ क्या। हाँ अच्छा सोच रहा है, ठीक है। टेक योर टाइम, आस्क समवन। ये सब टफ है यार ये क्वेश्चन, एडवांस लेवल पे खेल रहे हैं अभी हम, बट स्टिल हम आएंगे सीईटी लेवल पर भी। काफी टफ प्रश्न। रुक जा श्रेयस, मैं मदद लेता हूं। किसकी लूं? निखिल, निखिल बोल तो बेटा क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेंगे भाई, ये हो जाएगा कोटेंजेंट ऑफ थीटा, नहीं यहाँ पर थीटा बाय 2 है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, याद रखो cos अपॉन साइन होता है cot। हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नहीं था सर, कॉन्फिडेंस नहीं था वो। हाँ वो तो पृथ्वी शॉ को भी नहीं होता है जब वो ओपनिंग करने उतरता है तो, ठीक है। पर क्या करें, उसके बाद की कहानी तुझे पता है। ओके हमने लगभग, मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं कि हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पढ़ लिए और अभी खत्म नहीं हुए हैं। जो बाकी रेशियोज के फॉर्मूले हैं उनमें कहीं ना कहीं मैं यूज करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अभी सभी समय नहीं आया है उनको पढ़ने का, तो हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे भाई? 28th या 29th फॉर्म हम पढ़ रहे थे, और वो क्या था? ग्राफ से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है। एक मिनट मैं खुद से रीचेक कर लेता हूं, वरना आप थोड़े पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हो बताते बताते। ओके टीचिंग 11th, इसके पहले 6th ना। ओके लास्ट क्लास में सबसे लास्ट चीज क्या पढ़ी थी? हाँ भाई हाँ, चेंज इन फंडामेंटल पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, सही यही पढ़ना है, ठीक है। 29th ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, 29th वाला फॉर्म ही, चेंज इन फंडामेंटल पीरियड एंड एम्पलीट्यूड को। दो अलग अलग फॉर्म है अब तो, और ये दोनों फॉर्म्स काफी देखे सुने हुए से लगेंगे, ठीक है भाई। अब ओके 30th में इनफैक्ट नॉट इवन चेंज इन एम्पलीट्यूड, अभी केवल मैं बात करूंगा चेंज इन फंडामेंटल पीरियड की।
लेकिन अब मैं हायर पावर्स की बात करूंगा, हायर पावर्स की बात करूंगा। अच्छा, तो क्या होता है फंडामेंटल पीरियड को जब मैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हायर पावर्स लेने लग जाता हूं? अच्छा, इस बारे में बात करते हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा डेस्मोस पे, तो मैं तैयारी कर लेता हूं। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना, डेस्मोस पे आ जाते हैं। उसका रीजन आप डिकोड करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? ओके, किसी ने मैसेज किया है Q1, निखिल पता नहीं तो क्या बोल रहा है Q1। ओके, आ जाते हैं डेस्मोस पे। अब हायर पावर्स में फंडामेंटल पीरियड को कुछ होता है, कुछ बिगड़ता है उसका या नहीं, ये चीज चेक कर रहे हैं। ओके, फाइन। सो ठीक है, ये सब मैं आप ही के लिए करता हूँ, वो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी ना जाए, इसलिए हम रिवर्स कॉन्ट्रास्ट में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, तो एक तो सिंपल कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी तरह बिहेव करते हैं। कॉस को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि साइन तो 0 से ही शुरू होता है, इसलिए कॉस लेके चल रहे हैं। आपका मन करे तो हम साइन लेके भी चल सकते हैं, आप जैसा बोलो, ठीक है? और आप बोलोगे सर कॉस ही लेके चलो, ठीक है, इसलिए मैं कॉस ही लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो देखो, तो अब मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज कॉस स्क्वायर्ड एक्स, कॉस स्क्वायर्ड एक्स का ग्राफ, ठीक है? और आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कॉस स्क्वायर्ड एक्स के ग्राफ में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है? पहले देखो कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ, ये ब्लू वाला है कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है? जब मैं कॉस स्क्वायर्ड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, जब मैं कॉस स्क्वायर्ड एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, केवल इतनी सी दूरी पे देखते हैं। हाँ, एक चीज तो पक्का है कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स का जब भी ग्राफ बनेगा केवल पॉजिटिव आउटपुट आएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। किसी भी चीज का स्क्वायर का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आउटपुट आएगा पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी चीज आप सोचो तो जरा, आप सोचो तो जरा, इस वाले पॉइंट की बात करो सपोज, ठीक है? तो इस वाले पॉइंट पर सपोज कॉस की करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, अरे कोई भी एक पॉइंट ले लो, हम कोई एक पॉइंट अपने से चूज करते हैं, ठीक है? एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू समथिंग, मैं x इज इक्वल टू 0.5 ले लेता हूं, मान लेते हैं 0.5, ठीक है? ये वाले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है? अब देखो इस वाले पॉइंट पे हो क्या रहा है। इस वाले पॉइंट पर पहले ये वाले पॉइंट की बात करें तो जब x की वैल्यू 0.5 थी तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही थी, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही थी 0.87 समथिंग, ठीक है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने y का स्क्वायर कर दिया। देखो तो जब मैं cos स्क्वायर x की बात कर रहा हूं तो मैं x का स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, x की वैल्यू अभी भी 0.5 है, मैं y का स्क्वायर कर रहा हूं। और जब मैं y का स्क्वायर कर रहा हूं तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। देखो तो ये वाले पॉइंट पर देख, ये वाले पॉइंट पर आके देखो, आ गया, हाँ देखो तो 0.87 का स्क्वायर किया तो 0.7, अरे सिंपल सी बात है भाई, 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25, 0.5 बड़ा होता है 0.25 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है, तो 1 से छोटू किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। और इसलिए अब cos ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा, उसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो नीचे आ जाएगा हमेशा ग्राफ, नीचे आ जाएगा हमेशा ग्राफ, क्योंकि 1 से छोटे किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो देखो तो पहले था वो नंबर 0.8, उसका स्क्वायर किया तो आ गया 0.772, ठीक है? तो हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आएगा, हमेशा नीचे आएगा ग्राफ। चमका क्या, समझ में आई चीज? अच्छा, यस सर। एक कदम आगे, एक कदम आगे, अगर आप उसका 4th पावर ले लो, अगर आप cos का फिर 4th पावर लेने जाओगे तो और, अरे 0.1, अरे 0.1 का 4th पावर लोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, मतलब 0.0001, और छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा पावर किया उतना ज्यादा छोटा हो जाएगा वो नंबर, इसका मतलब उतना नीचे चला जाएगा उसका ग्राफ, ठीक है? अरे स्क्वायर नहीं, ठीक है, एक सेकंड,
पावर 4, ठीक है। नहीं दिया, what happened? नो, इसने पावर 4, ठीक है, ऐसे नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉस ऑफ एक्स के ग्राफ का ही पावर में 4 ले लेता हूँ, दोनों तरह से ही रीड कर ही लेगा। हाँ, कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, ओके, ठीक है। देखो सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला ग्राफ देखो, जैसे जैसे मैंने पावर्स बढ़ा दिए, पहले था सिंपल कॉस ऑफ एक्स, पहले था सिंपल कॉस ऑफ एक्स मतलब ब्लू वाला ग्राफ, जैसे ही मैंने उसका हायर पावर लिया, जब स्क्वायर किया तो ये ऑरेंज वाला ग्राफ बन गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, ओरिजिनल कॉस वाले ग्राफ से थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। जब पावर 4 किया, देखना मैं इवन पावर्स ले रहा हूं, जब पावर 4 किया तो और नीचे आ गया, और नीचे आ गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, और जो चीज कभी नहीं बदलेगी वो क्या है, देखो ये ग्राफ खुद को कब कब रिपीट कर रहे हैं, ये ग्राफ, ये ऑरेंज वाला ग्राफ या ये ग्रीन वाला ग्राफ कितने देर बाद खुद को रिपीट करने लग जा रहा है, यहां से यहां तक, यहां से आया यहां गया फिर यहां से, अरे रिपीट करने लग गया ना, इतने दूरी में ही रिपीट कर दिया ना ग्राफ खुद को। पहले क्या होता था, ब्लू वाला ग्राफ कब रिपीट करता था, ब्लू वाला ग्राफ रिपीट करेगा आपको यहां पर आकर, यहां पर आकर, नहीं चमका, नीचे से ऊपर आया, फिर ऊपर से नीचे गया, फिर जब नीचे से ऊपर आ रहा होगा मतलब ये वाला पॉइंट 3π/2 और ये वाला पॉइंट -π/2, इतने डिस्टेंस में रिपीट करेगा ब्लू वाला ग्राफ खुद को। लेकिन जब आप कोई भी इवन पावर लेते हो तो क्या होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज है वो कभी आती नहीं है, नेगेटिव वाले का मिरर इमेज आ जाता है ऊपर की तरफ में, और इसलिए जो होता है नया जो फंडामेंटल पीरियड बनता है वो हमेशा हमेशा ये चीज होती है, आप कोई और रैंडम सा पावर लोगे ना, वो हर ग्राफ खुद को पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। देखो तो ये ग्रीन वाला ग्राफ इधर से आया, इधर आया, ऊपर से नीचे 0 को टच किया फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे 0 को टच किया फिर ऊपर चला गया, तो नीचे आया 0 को टच किया ऊपर गया, नीचे आया 0 को टच किया ऊपर गया, कितने दूर पे रिपीट किया, पाई डिस्टेंस पे रिपीट किया, ठीक है। तो जब भी हम कभी इवन पावर लेते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वो अपने ग्राफ को पाई इंटरवल पे ही रिपीट करने लग जाता है। चमका क्या, इवन पावर अपने पीरियड को पाई इंटरवल पे रिपीट करने लग जाता है, मतलब उसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखेंगे, पहले ये वाला ग्राफ्स बनाएंगे, आप भी बनाओ, थोड़ा सा नीचे बनाना हायर पावर्स का ग्राफ, मैं इसको शीट पे ले रहा हूं, और फिर इसका कंक्लूजन लिखेंगे। इनफैक्ट हम ऑड वाले का एक साथ करके दोनों का कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं भाई शीट पे। चलो जल्दी से स्केच कर लो भाई, हायर पावर्स की बात हो रही है, चेंज इन फंडामेंटल पीरियड, हायर पावर्स की बात हो रही है। अच्छा, जिनका पीरियड 2π था उनका पीरियड पाई बन गया। अब ऐसा नहीं, वहां पर क्या करते थे, जब अगर मैं आपको दे दूं cos ऑफ x और दूसरा दे दूं cos ऑफ 2020x, तो जो नया वाला फंडामेंटल पीरियड बन जाएगा वो हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाय 2020, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझो भाई, वहां पर क्या करते थे, ऐसे cos ऑफ x से जब आप जाओगे cos ऑफ 2020x, तो इसका था 2π, इसका था, जब मल्टीप्लाई होता है तो उल्टा खेलता है x में, डिवाइडेड बाय 2020 हो जाएगा पीरियड। लेकिन जब पार होता है, अगर मैं दे दूं आपको cos ऑफ x और दूसरा दे दूं cos ऑफ x का पार 2020, तो आप केवल ये चेक करो कि क्या ये इवन पार है। अगर ये इवन पार है तो इसका होता था 2π, इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होगा। अगर इवन पार है cos का तो पीरियड हो जाता है पाई, सिंपल। अगर इवन पार है cos का तो पीरियड हो जाता है पाई, बहुत सिंपल भाई। लेकिन अगर आप x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 2π डिवाइडेड बाय दैट नंबर आ जाता है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ओके, तो इसका कंक्लूजन अच्छे से वर्ड्स में लिखेंगे, तो केवल समझाने के लिए था। आप पहले ग्राफ स्केच कर लो, ठीक है, और कंक्लूजन भी लिख देते हैं कि
कॉस ऑफ एक्स का पीरियड था 2 पाई, जो कि था यहां से लेकर के ये ब्लू वाला ग्राफ अपने ग्राफ को 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है। पर ये जो दोनों ग्राफ है इनका फंडामेंटल पीरियड है पाई, इसका भी फंडामेंटल पीरियड है पाई, क्योंकि देखो तो ये तो खुद को पाई डिस्टेंस पे ही रिपीट करने लग जा रहा है, पाई डिस्टेंस पे ही खुद को रिपीट करने लग जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि ये पार जो है ये इवन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं भाई? इवन पार्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, चलो ये चीज तो समझ में आ रही है। हाँ बोलो तो बेटा। Sir, if the graph is like tan x, it becomes tan square x and tan raised to 4x, then the fundamental period will remain pi. Though its initial fundamental period was pi. हाँ करेक्ट है, तो उनके ग्राफ बनाता हूं ना मैं अभी। ठीक है, उनके ग्राफ बनाता हूं। कॉस, साइन, कोसिकेंट और सीकेंट जिनका पीरियड 2 पाई होता था वो ऐसा खेलते हैं। ठीक है, टैन और कॉट जिनका पीरियड पाई होता था वो कैसा खेलते हैं, उसके लिए चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो कंक्लूजन हम लास्ट में लिखेंगे। एक और ग्राफ ट्राई करते हैं। तो देखो, जिनका पीरियड 2 पाई होता था वो अब अपना ग्राफ पाई इंटरवल पे ही रिपीट करने लग गए। अच्छा चलो बात करते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट की। तो कॉस, साइन, कोसिकेंट, सीकेंट सब ऐसा ही खेलते हैं। अब बात करते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स। ओके, सो यहां पर ले लेते हैं फंक्शन टेंजेंट ऑफ एक्स, और टेंजेंट ऑफ एक्स के साथ में हम उसको कंपेयर करते हैं। पहले टेंजेंट ऑफ एक्स ले लेता हूं मैं, यहां पर भी इसका स्क्वायर कर लूंगा, और भी हायर पास ले लेंगे। यहां पर ले लेते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स ले लेता हूं, और उसका एक और ऑड पार ले लूंगा या इवन पार ले लूंगा। चलो ठीक है, ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेंजेंट ऑफ एक्स। व्हाइट वाला ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा पता है, एसिम्पटोड्स होंगे आपके π/2 पे। इधर कहीं होगा पॉइंट π/2, इधर कहीं होगा पॉइंट x = π/2, और वो हो जाएगा उसका एसिम्पटोड। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स ले रहा हूं। ठीक है, तो हाँ एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वाला पार्ट तो कभी मिलेगा ही नहीं। स्क्वायर करने पे वैल्यूज भी चेंज हो रही हैं, पर नेगेटिव में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ब्लू वाला ग्राफ तो ऊपर मिल रहा है। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ब्लू वाला ग्राफ अभी भी खुद को कितने इंटरवल पे रिपीट कर रहा है भाई? देखो तो 0 से लेकर के पाई डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है। पहले टेंजेंट ऑफ एक्स अपने आप को कितने इंटरवल पे रिपीट करता था? 0 से लेके पाई के बीच में। देखो तो नीचे से ऊपर आ रहा है, डिस्टेंस पाई। दूसरे वाले में जब मैंने स्क्वायर किया वही कहानी है, 0 से आया। देखो ये वाला ब्लू वाला ग्राफ और ये वाला ब्लू वाला ग्राफ अपने ग्राफ को पाई इंटरवल पे ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन पावर के लिए हमेशा पाई इंटरवल पे रिपीट करेगा। तो पहले भी पाई था, अभी भी पाई है, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसके लिए याद ही नहीं रखेंगे। ठीक है, अब ऑड पार्स की बात करते हैं। ऑड पार्स के लिए क्या हो गया भाई? तो ये वाला है मेरा ऑड पार, मतलब ये जो पता नहीं कौन सा कलर है, ये आई गेस जो भी है, पीच नहीं, ब्राउन, ऑरेंज, ठीक है, जो भी कलर है। अभी हम ध्यान से देखते हैं ये ऑरेंज वाला ग्राफ कितने इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ऑरेंज वाला ग्राफ कितने इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है? कभी चेंज ही नहीं होता है, सच्चाई यही है। देखो यहां पर है -π, यहां पर है 0, कितना डिस्टेंस चला? पाई डिस्टेंस ही चला। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा जैसा दिखने वाला कोटेंजेंट थीटा कभी भी अपना पीरियड चेंज नहीं करते हैं हायर पावर्स में, कभी भी अपना पीरियड नहीं चेंज करते हायर पावर्स में। ठीक है, तो अभी दोनों का कंक्लूजन एक साथ लिखेंगे। तो आई नो कि आप इस ग्राफ को स्केच नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपली कंक्लूजन ही लिख लेना
ये वाला ग्राफ फिर भी मैं ले लेता हूं शीट पे, जिससे कि कंक्लूजन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो ओके, ये वाला ग्राफ मैं ले लेता हूं शीट पे। एक और लास्ट ग्राफ ले लेते हैं। उसमें मैं कोई भी साइन या कोसाइन, कोई भी ऐसा फंक्शन ले लेता हूं जिसका पीरियड था 2 पाई। तो अब हमने बहुत सारा कोसाइन ले लिया, तो अब मैं ले लेता हूं साइन ऑफ एक्स जिसका पीरियड था पहले 2 पाई, और मैं चेक करता हूं कि इसको इसके ऑड पावर पे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूं फिर से साइन ऑफ एक्स, तो यहां पर भी ले लेता हूं साइन ऑफ एक्स, तो यहां पर भी ले लेता हूं, बट इस बार इसका ऑड पावर ले लूंगा। ओके, सो साइन ऑफ एक्स का ऑड पावर। ठीक है, ओके, तो बहुत अजीब सा ग्राफ बनता है और ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है साइन क्यूब एक्स की। ठीक है, केवल याद करने की जरूरत क्या है, पीरियड। तो अभी के लिए आप सभी से मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई अक्षता बोल तो कितने डिस्टेंस पे रिपीट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे ग्रीन वाला ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। देख तो, ये इधर से आया ऐसा गया, फिर इधर से आया ऐसा गया, तो ये वाला डिस्टेंस होगा क्या, या फिर से इधर से आया ऐसा गया। ये देखो तीनों पॉइंट्स दे दिया अक्षता मैंने तुझे, बता तो कितने डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। Three. 3 is irrelevant from our discussion. We have 3 points, minus of pi, 0 or pi. So what is the interval after which the graph is repeating itself? What is the shortest possible interval, least possible value of the interval, positive value of the interval, such that the graph is repeating itself? निशा स्केच कर रही है चुपके, बोला ना साइन एक्स के क्यूब का ग्राफ की जरूरत नहीं है, कोई नहीं याद रखता। ठीक है, तो स्केच कर ले, एक पता चल जाएगा ऐसा मंदिर क्या भगवान क्या तो कुछ दिख रहा है ऐसा, पर वो कोई जरूरत नहीं है उसका। ठीक है, सानिका तेरी खांसी ठीक हुई? यस सर। हाँ ठीक है, ओके सानिका बोल तो बेटा, बोल तो। सानिका बोल तो कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है ग्रीन वाला? 2 पाई। हाँ 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। ऐसा है क्या? देख लो भाई सभी अच्छे से, ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो 2 पाई इंटरवल के बाद ये ग्राफ खुद को रिपीट कर रहा है। चलो इसको भी मैं शीट पे लेता हूं, इसको भी मैं इनफैक्ट मैं पॉइंट्स भी ले लेता हूं, इससे कि आप कभी देखो फ्यूचर में नोट्स तो आपको याद रहे। ओके चलो भैया इसको भी ले लेते हैं और अब कंक्लूजन लिखेंगे इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो जिनका पीरियड पहले 2 पाई होता था वो केवल इवन पावर्स में अपना पीरियड पाई देने लग जाते हैं। जिनका पीरियड पहले 2 पाई होता था वो केवल इवन पावर्स पे अपना पीरियड पाई देने लग जाते हैं, अदरवाइज वो 2 पाई देते हैं ऑड पावर्स पे। ठीक है, तो अभी सभी का कंक्लूजन एक साथ। ठीक है, यहां पर यहां पर टेंजेंट एक्स हो सकता है, टेंजेंट एक्स हो सकता है, या इसके साथ कोटेंजेंट एक्स हो सकता है। यहां पर इवन और ऑड पावर दोनों ही मैंने चेक कर लिए और दोनों ही केसेस में इसका पीरियड पाई था, इधर भी पाई था और इधर भी इन दोनों का पीरियड पाई ही आया। ठीक है, पहला वाला केस देखते हैं। जो हमने पहला वाला केस देखा था उसमें कॉस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनका पीरियड 2 पाई होता है, कॉस, साइन, कोसिकेंट और सीकेंट। ठीक है, इन सब का पीरियड होता था 2 पाई। तो जब आप इनके इवन पावर्स लोगे तो इनका पीरियड हो जाएगा पाई, इवन पावर्स पे इनका पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, तो ये पहले वाली चीज का कंक्लूजन निकला। दूसरे में tan और cot के लिए सारे के सारे पावर्स के लिए पीरियड हो जाएगा पाई, और तीसरे वाले
केस में भी साइन, कोसाइन, कोसिकेंट या सीकेंट, इनका पहले होता था पीरियड 2 पाई, और जब आप इनके ऑड पार्ट्स लोगे तब भी पीरियड रहेगा 2 पाई ही, क्योंकि अगर आप यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस देखोगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखोगे, तो ये अभी भी 2 पाई ही है, ये डिस्टेंस अभी भी 2 पाई ही है। ठीक है, तो हाँ, अब लिखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, चल लिख लेते हैं भाई कंक्लूजन। कंक्लूजन में फर्स्ट वाला है, हायर पार्ट्स का कंक्लूजन है, इसमें फर्स्ट वाला है कि साइन रेज टू द पावर nx या फिर कोसाइन रेज टू द पावर nx या फिर कोसिकेंट रेज टू द पावर nx या फिर सीकेंट रेज टू द पावर nx, इनका पीरियड होता है पाई। इनका पीरियड पाई कब होगा? इफ n बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स। अब जब मैं इंटीजर्स बोल रहा हूं तो वो नेगेटिव वाले इंटीजर्स भी मैं काउंट कर ले रहा हूं। ठीक है, इवन इंटीजर्स। ओके फाइन। अच्छा, और इन्हीं का पीरियड 2 पाई ही रह जाता है जब n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशंस भी पढ़ाने। ओके फाइन, ये तो पहले वाले का कंक्लूजन हो गया। और tan और cot का कभी चेंज होता ही नहीं है हायर पार्ट्स में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कोटेंजेंट रेज टू द पावर nx। क्या हो गया? यहां पर लिखेंगे हम कोटेंजेंट रेज टू द पावर nx, कोटेंजेंट रेज टू द पावर nx या फिर टेंजेंट रेज टू द पावर nx। इनका पीरियड हमेशा ऐसे भी पाई रहता है, इनका पीरियड ऐसे भी पाई रहता है, और जब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, मतलब मैं इवन ऑड दोनों ले रहा हूं, ठीक है, तब भी इनका पीरियड पाई ही रहता है, तो चेंज नहीं होता इनका पीरियड। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा हायर पार्ट्स में कैसा बिहेव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब 31st, चेंज इन फंडामेंटल पीरियड, 31st पॉइंट। ठीक है, 31st वाले में हम बात करेंगे चेंज इन फंडामेंटल पीरियड की। लेकिन यहां पर कब? जब मॉडुलस फंक्शन आ जाए, ठीक है, तब क्या हो जाता है? चेंज इन फंडामेंटल पीरियड व्हेन मॉडुलस फंक्शन इज अप्लाइड। फिर से चलेंगे डेस्मोस पे, फिर से चेक करेंगे एक्चुअली होता क्या है। ठीक है भाई। ओके फाइन, आ जाते हैं फिर से डेस्मोस पे।
कोसाइन ऑफ एक्स ही लेके चल रहे हैं, सादा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फिर से मैंने लिया कोसाइन ऑफ एक्स, और कोसाइन ऑफ एक्स के बाद में अब नेक्स्ट वाले केस में मैं ले रहा हूं मॉडुलस ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स। ओके, सो मॉडुलस ऑफ द सेम थिंग, मॉडुलस ऑफ दिस थिंग, मॉडुलस ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स। आपको पता है कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जब भी आप किसी एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस लेते हो, तो मॉडुलस लेने का रूल क्या था? देखो तो वहां पर जहां रूल लिखाया था मॉडुलस लेने का रूल क्या है? मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स में एलिमिनेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द एलिमिनेटेड पार्ट। जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसी का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा भाई, तो जो नया वाला ग्राफ है वो ब्लू वाला ग्राफ है, और ब्लू वाला ग्राफ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कितने डिस्टेंस के बाद अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है, पाई डिस्टेंस के बाद अपने ग्राफ को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज सभी के साथ होती है, जिनका भी पीरियड 2 पाई होता है वो सभी अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं पाई इंटरवल के बाद जब मॉडुलस साइन लग जाता है। ठीक है, तो एक तो मैं ये वाला ले रहा हूं, एक मैं ये वाला ग्राफ ले रहा हूं, और एक मैं ले लूंगा tan और cot के लिए अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो cos और sin के लिए तो बहुत सारी चीजें ट्रू हैं। ठीक है, cos और sin, कोसिकेंट और सीकेंट, ये सभी जब मॉडुलस दे देते हैं इनको, तो हम ये फिर से अपने ग्राफ को हाफ कर देते हैं, ये फिर से अपने फंडामेंटल पीरियड का आधा कर देते हैं, क्योंकि मिरर इमेज लेना पड़ता है हमें अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, ये तो हो गया पहले वाले केस में। और दूसरा वाला केस मैं यहीं पर पहले ले लेता हूं जल्दी से। cos ऑफ x की जगह पर अब अगर मैं टेंजेंट ऑफ x की बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं आप टेंजेंट ऑफ x की बात करें, अच्छा भाई, तो जो नया ग्राफ बनाना है मुझे वो बनाना है मॉडुलस ऑफ दिस थिंग, मतलब मॉडुलस ऑफ टेंजेंट ऑफ x का। अच्छा भाई, तो ये ले लिया मॉडुलस ऑफ टेंजेंट ऑफ x। कहानी वही है कि जब आप किसी चीज का मॉडुलस लेते हो तो आप नेगेटिव वैल्यू अब एक्स एक्सिस की नीचे वाली वैल्यू को एलिमिनेट करते हो, और उसी जिस वैल्यू को आप एलिमिनेट कर रहे हो उसी का मिरर इमेज लेते हो अबाउट एक्स एक्सिस एलिमिनेटेड पार्ट का। तो ये पिंक वाला ग्राफ है, ये बन जाएगा, फिर से ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स का। और अगर आप फिर से चेक करोगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो अभी भी वही है, सेम है, पीरियड वही रहेगा। ठीक है, तो इनका पीरियड मॉडुलस में भी चेंज नहीं होगा। टेंजेंट ऑफ एक्स और कोटेंजेंट ऑफ एक्स का पीरियड मॉडुलस लगाने के बाद भी सेम रहेगा, फंडामेंटल पीरियड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें अब हम लोग लिख लेते हैं भाई, ये वाली सारी चीजें लेके चलते हैं, हाँ लेके चलते हैं शीट पे, दोनों ही चीजें। ओके, शीट पे ले लिया मैंने। ओके, तो कंक्लूजन में यहां पर ये आया कि अगर मैं ले लूं cos ऑफ x, या फिर मैं ले लूं कोई sin ऑफ x, या फिर मैं ले लूं कोई कोसिकेंट ऑफ x, या फिर मैं कोई ले लूं सीकेंट ऑफ x, इनका पहले होता था पीरियड 2 पाई, और जैसे ही मैंने इनका मॉडुलस लिया तो पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, तो मॉडुलस पे पीरियड हो जाता है पाई। ये छोटी सी चीज यहां पर देख के समझ में आई कि भाई ये जो फंक्शन है ये अपने ग्राफ को पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट करने लग गया है। ठीक है, ये कंक्लूजन है भाई मॉडुलस फंक्शन के लिए। पहले 4 फंक्शन जिनका फंडामेंटल पीरियड होता था 2 पाई, और टेंजेंट और कोटेंजेंट सेम खेलेंगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट ऑफ एक्स का पहले भी होता था पीरियड पाई, मॉडुलस लगाने के बाद भी रहता है पीरियड पाई ही। वो चीज यहां से देख के पता चल गई भाई, ये वाला डिस्टेंस देख के पता चल गया कि अभी भी पाई है। ठीक है, अभी भी पाई है। तो अब लिखेंगे इसका कंक्लूजन। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है, एक बार याद हो जाता है तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे। मैंने इस बार के जो बोनस क्वेश्चन के जेई असाइनमेंट के पहले 2-3 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ग्राफ पे बेस्ड ही दिए हैं। ठीक है, तो जितना अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ, उतने जल्दी वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार उसको पढ़ते रहो, अगर एक बार चमक जाएगा तो मजा आने लग जाएगा भाई। कंक्लूजन, ओके, कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में क्या है भाई? बहुत सिंपल कंक्लूजन है कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन थे 2 पाई पीरियड के, मतलब cos ऑफ x, मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x, मॉडुलस ऑफ sin ऑफ x,
मॉडुलस ऑफ कोसिकेंट ऑफ एक्स या फिर मॉडुलस ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स, इन सभी का पीरियड हो जाता है पाई, इन सभी का पीरियड हो जाता है पाई। और दूसरी चीज की भाई मॉडुलस ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एक्स, इनका भी पीरियड रहता है पाई, इनका भी पीरियड सेम रहता है पाई, ठीक है। तो हाँ भाई, ये चीज याद हो जानी चाहिए, ये चीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला नंबर मतलब पॉइंट नंबर 31 ये है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे अब, ओके, जिसके बारे में ऑलरेडी हम कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा बहुत हम जानते हैं उसके बारे में, बस थोड़ी सी कोई चीज ऐड कर दी जा रही है, और ये लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का। इसके बाद जिसको बोनस क्वेश्चंस में डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 32, हाँ 32, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, पॉइंट नंबर 32 है maximum and minimum value of एक इक्वेशन मैं दे रहा हूं, ये इक्वेशन है a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस एंड माइनस b टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x, ठीक है। a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस माइनस b टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x, या फिर b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस माइनस a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x, वो चीज सेम है, क्योंकि a और b कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो a कभी नेगेटिव हो जाएगा तो a को बाद में लिख दो, cos को पहले लिख दो, a 5 है b 3 है, a 3 है b 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वाली चीज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है, हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो जो दो नंबर से कॉस और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो दोनों नंबर्स के स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, मैं ले रहा हूं y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस एंड माइनस b टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल x, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज ली, इसी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया भाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। किस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, और डिवाइड भी किया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। मल्टीप्लाई भी किया इसी चीज से, डिवाइड भी किया इसी चीज से, ओके ठीक है, ऐसा कुछ लिख लिया। अब मैं जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ दूंगा, जो डिवीजन वाला पार्ट है उसको देखो कैसे यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल x प्लस एंड माइनस, दूसरे वाले को लिखा b डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल x। अच्छा भाई, ये वाली चीज लिखी, और जो अलग से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसको एज इट इज रहने दिया, उसको अब हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज देने वाला है। अच्छा, अब मेरे दिमाग में आया कि अरे भाई ये वाली जो चीज है, ये वाला जो मसाला दिख रहा है, ये वाला मसाला किसी ट्राइंगल का मसाला है क्या, चेक करते हैं किसी ट्राइंगल का मसाला है या नहीं है, ठीक है। तो किसी ट्राइंगल का मसाला है या नहीं है चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, और आपको इसका प्रूफ कहीं ना कहीं याद नहीं रखना, आप घबराओ मत। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं किसी चीज का, यूज करते हैं सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का, ये वही वाली ट्रिग्नोमेट्री है जिसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो मैंने मान लिया ये बिल्कुल टू द स्केल नहीं है, मैंने मान लिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है कुछ ऐसा। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एक एंगल है, मान लेते हैं अल्फा, कोई एक एंगल है अल्फा, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर बेस में मान लूं, बेस मान लेते हैं a और एल्टीट्यूड मान लेते हैं b, तो पक्का पक्का हाइपोटेनस तो हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। अच्छा भाई ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा क्या हो जाएगा बेटा चिन्मय? चिन्मय, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? जिनमें सोच रहा है क्या बेटा? तेरी आवाज नहीं आ रही है। खुशी बोल दे तो बेटा, कॉस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा इसके लिए? a upon square root of a square plus b स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा। और साइन ऑफ एंगल अल्फा हो जाएगा, ये तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन ऑफ एंगल अल्फा क्या हो जाएगा खुशी? b upon square root of a square plus b square। ओके, तो मैंने एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल लिया, बार बार मैं बोल रहा हूं, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसके ये रेशियोज हो जा रहे हैं। तो क्या ये रेशियोज मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसके ये रेशियोज हैं, अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, ये पूरा का पूरा मसाला अगर उधर ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देखो तो क्या मिल जाएगा भाई? ये पहला वाला मिल जाएगा साइन एक्स, ये है कॉस ऑफ एल्फा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, कॉस ऑफ एल्फा साइन ऑफ एक्स प्लस एंड माइनस, इधर में है ये कॉस ऑफ एल्फा, सॉरी ये क्या है, बी अपॉन समथिंग साइन ऑफ एल्फा है। ओके, ये है साइन ऑफ एंगल अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल एक्स। और अभी तक इस कहानी में मैंने कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया है बाहर वाले न्यूमरेटर वाले स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब अंदर वाला फॉर्मूला क्या बन सकता है? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी क्या बन सकता है? ये फॉर्मूला बन सकता है। इसको देखो बहुत सजा के मैं लिख देता हूं भाई, ऐसा लिख देता हूं, साइन ऑफ एक्स cos of alpha plus and minus cos of x sin of angle alpha multiplied by square root of a squared plus b squared। ठीक है, ऐसा लिख देता हूं। बता तो दीक्षा बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है? इस प्लस और माइनस को भूलो, अगर मैं केवल प्लस लेके पूछूं तो कौन सा फॉर्मूला है दीक्षा? sin x plus y। साइन ऑफ एक्स प्लस, यहां पर एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, यहां पर x प्लस अल्फा। अगर मैं माइनस साइन लेके खेलता तो क्या हो जाता? साइन ऑफ x माइनस अल्फा हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, दैट पर्टिकुलर टर्म मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जा रहा है। अब मजे की बात, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की है कि साइन कोसाइन के अंदर अगर कद्दू भी रखोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ x प्लस या माइनस अल्फा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है कि इसके साथ ये वाली चीज मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है भाई, वो वाली चीज थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या है वो एक पॉजिटिव नंबर है? क्योंकि इनइक्वालिटी तभी चेंज नहीं होती है जब मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। और हाँ, स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अच्छा, जैसे इस चीज से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस या माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और ये वाली चीज देखो, ये जो बीच वाली बैठी हुई प्रोफाइल है, यही तो था जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। a sin x प्लस b cos x को इतना सजा के लिखा था हमने, यहां पर आ गए थे। ऐसा क्यों हो जाता है? ओके, यहां पर लिख लेता हूं मैं x, और ये था साइन ऑफ दैट एंगल। अच्छा, तो उसी वाली कहानी का जो लास्ट में क्लाइमेक्स था, उसमें आ रहा था साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन कहानी शुरू हुई थी a sin x प्लस माइनस बी कॉस एक्स से, a sin x प्लस माइनस बी कॉस एक्स से, a sin x प्लस माइनस बी कॉस ऑफ एक्स से। तो इसकी वैल्यू लाई कर रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और इसी का नाम मैंने रखा था y। तो y की वैल्यू लाई करती है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना भाई, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ओके फाइन, ठीक है। सो आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं भाई। आज का, इसके बाद भी हम करने वाले हैं, इसके बाद भी हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मोनस क्वेश्चन के कुछ डाउट्स कुछ लोगों ने पहले भेजे थे, वो डिस्कस करेंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर आज के लिए समाप्त होता है। चलो भैया, तो जिसने ट्राई नहीं किया है मॉड्यूल, वो जा सकते हैं।